ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जितने मुझे देख रहा हो, है ना। तो कल हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपने देख लिया था। लेक्चर 1 जो था वो क्लीवेज पे खत्म हुआ था और लेक्चर 2 जो था उसमें हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, राइट। आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया था और मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में आप लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया था, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन के बारे में बताया था, कार्बोकेटायन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बारे में बताया था, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इंडक्टिव इफेक्ट था जो खत्म हो गया था, जो परमानेंट इफेक्ट था, हमेशा रिएक्शन को फेवर भी कर सकता है तो कभी रिएक्शन को अपोज भी कर सकता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट के बाद बेटा हमारा दूसरा टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पर शिफ्टिंग नहीं होती है बल्कि पाई इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वही मॉलिक्यूल शो करेंगे जिनके पास पाई बॉन्ड हो, जैसे एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड और कीटोन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, it is a temporary effect. It is a temporary effect. It is a temporary effect. एक मिनट बेटा, it is a temporary effect, comma, comes in picture only to the demand of attacking reagent. ये जो बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है और ये पिक्चर में सिर्फ तब आता है जब कोई रिएजेंट अटैक करने आता है। जब रिएजेंट अटैक करने आएगा तभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पिक्चर में आएगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। चूंकि बेटा ये काम आपकी डिमांड पर हो रहा है और आपको मालूम है जो काम आपकी डिमांड पर हो रहा है वो हमेशा आपको क्या करेगा, फेवर करेगा, है ना। Hence, it always favor the reaction. ये हमेशा बेटा रिएक्शन को क्या करेगा, फेवर करेगा, ओके। जैसे मान लीजिए मैंने एल्कीन लिया। अब एल्कीन में अगर आप देखें पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये अभी शो नहीं करेगा। जब आप इसके ऊपर किसी रिएजेंट को डालेंगे तो इस रिएजेंट को देखते ही इसके पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो उस पर माइनस और दूसरे पर प्लस आएगा, प्लस माइनस से जाकर जुड़ जाएगा। प्लस माइनस से जाकर जुड़ जाएगा, आपका प्रोडक्ट आपके सामने होगा। क्लियर। इस पे ट्रांसफर किया, इस पे माइनस, इस पे प्लस, माइनस पे प्लस जाके जुड़ गया, इसका प्लस एज इट इज बना रहा। दिस कंप्लीट ट्रांसफर टू द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, राइट। मान लीजिए आप कार्बोनिल कंपाउंड ले लीजिए, पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो कर सकता है, लेकिन अभी ट्रांसफर नहीं होगा। पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तब होगा जब कोई रिएजेंट अटैक करने आएगा।
मान लीजिए हमने उसके ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल को डाला, इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अभी इतना समझ लो, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल। इसको देखते ही ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा भाई, यहां पर बेटा दोनों एटम सेम थे, तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप किसी भी डायरेक्शन में करा सकते थे, लेकिन यहां पे दोनों एटम डिफरेंट है, तो ट्रांसफर हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होगा, राइट। इस पे माइनस, इस पे प्लस, प्लस से माइनस जाके जुड़ जाएगा, और ये देखिए प्लस से माइनस जाके जुड़ गया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता है प्लस आई माइनस आई, वैसे ये भी होता है, कोई मतलब नहीं है, ना किसी चीज की जरूरत है। ओके, मैं इतना ही बता के छोड़ देता हूं। वैसे ये प्लस ही होता है और ये माइनस ही होता है। जिस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो उसी पर अटैकिंग रिएजेंट ऐड हो तो इसे कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। जरूरत नहीं थी। और जिस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो उसके बगल वाले पर रिएजेंट ऐड हो तो इसे हम लोग कहते हैं माइनस ई इफेक्ट। ओके, चलिए आफ्टर बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक छोटा सा टॉपिक था। यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है, रिएक्शन को हमेशा फेवर करता है। ओके, इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिजोनेंस, राइट। यह हटाना चाहेंगे। देखिए बेटा, अब हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर आ गए हैं, रिजोनेंस और कंजुगेशन और मीजोमेरिक इफेक्ट। देखिए बेटा, इन नामों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस का कोई मतलब नहीं है। जब खत्म कर देंगे तो लास्ट में एक डिफरेंस आपको बता देंगे। अभी बस इतना ही कह सकते हैं, ये तीनों आपके लिए क्या है, सेम है। रिजोनेंस बोलो, कंजुगेशन बोलो या मीजोमेरिक इफेक्ट बोलो। अच्छा बेटा, सबसे पहले बेटा पॉइंट ये आता है कि कौन से मॉलिक्यूल रिजोनेंस शो करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि रिजोनेंस हम कैसे कराते हैं। ये दो क्वेश्चन बेटा आते हैं, समझो बेटा। सबसे पहला पॉइंट है कि किन मॉलिक्यूल में रिजोनेंस होता है। लिखेंगे if all properties of a molecule are not explained by its one structure, then it is said that molecule participate in resonance। देखिए बेटा, अगर किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन ना की जा सके तो हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे लिखना नहीं है, जैसे मान लो मैंने बेंजीन का ये स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि 3 बॉन्ड डबल हैं और 3 बॉन्ड सिंगल है। मतलब 3 बॉन्ड छोटे होंगे और 3 बॉन्ड लंबे होंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि बेंजीन में सारे बॉन्ड जो होते हैं वो बराबर होते हैं, सिंगल से थोड़े छोटे और डबल से थोड़े बड़े। मतलब ये अकेला स्ट्रक्चर
बेंजीन की इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, हमें एक स्ट्रक्चर और बनाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। और इन दोनों स्ट्रक्चर को देखकर हमें अंदाजा होगा कि एक्चुअली में बेंजीन में ना कोई बॉन्ड प्योर डबल है, ना कोई बॉन्ड प्योर सिंगल है, दे आर इन बिटवीन डबल एंड सिंगल, बोले तो पार्शियल डबल। मतलब अगर तुम्हें बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है तो मिनिमम कितने स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे? 2। तो हम कहेंगे कि जो बेंजीन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं की जा सके तो हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। राइट बेटा? अब सवाल बेटा ये है कि भाई किन मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है, ये आपने देख लिया। अब सवाल ये है कि रेजोनेंस हम लोग कराते कैसे हैं? बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। इट इज सिंपली delocalization of pi इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। डीलोकलाइजेशन को आप एक कॉमन भाषा में समझ सकते हो, उठा पटक। कभी भी आपको रेजोनेंस कराना हो, उस मॉलिक्यूल में जो पाई इलेक्ट्रॉन या जो लोन पेयर होते हैं, हम उनको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर पटक देते हैं। इसी डीलोकलाइजेशन के फिनोमिना को हम कहते हैं कंजुगेशन या रेजोनेंस। बस बेटा एक बात का ध्यान रखना, जो हम बाद में लिखवाएंगे भी, जब भी आप पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर की उठा पटक कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना कि ऑक्टेट रूल का वायोलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि उठा पटक करते समय किसी एटम के वैलेंस सेल में 8 से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या 8 से 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं। इलेक्ट्रॉन एक बार को कम हो जाए चलेगा, लेकिन 8 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। ओके, आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। रेजोनेंस को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने कंजुगेशन को 2 भागों में क्लासिफाई किया है, 2 टाइप। पहला बेटा है पाई पाई कंजुगेशन। पहला बेटा है पाई पाई कंजुगेशन। ये कंजुगेशन कब होगा? लिखेंगे when double and single bond are alternatively present। जब डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट फैशन में बेटा लगे होते हैं तो हम कहते हैं कि उस मॉलिक्यूल में पाई पाई कंजुगेशन उपस्थित है। जैसे जैसे मैं ऊपर रब करना चाहूंगा, इसको समझाने के लिए मैं कुछ 1-2 एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। जैसे मान लो बेटा मैंने एग्जाम्पल लिया, ब्यूटाडाई। समझना बेटा, डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड उपस्थित हैं, मतलब यहां पर पाई पाई कंजुगेशन होगा। इसको आराम से समझ लीजिए, आगे सब समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमें भाई पाई इलेक्ट्रॉनों की उठापटक करानी थी। देखिए हमने क्या किया, इस पाई इलेक्ट्रॉन को बगल वाले सिग्मा पे पटका। बेटा पटकने का बेटा मतलब ये है
कि ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर भेज दिए। कहने का मतलब ये बॉन्ड डबल से हो जाएगा सिंगल और ये बॉन्ड सिंगल से हो जाएगा डबल। समझना मेरी बात। जब आपने इसको उठा के यहां पे पटका तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले इसने पाई बॉन्ड इस तरफ बनाया था, अब पाई बॉन्ड इस तरफ बना देगा, लेकिन इस पर फर्क पड़ गया क्योंकि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इससे चला गया, तो इस पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डबल हो गया सिंगल, सिंगल हो गया डबल, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर साझे में था वो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। लेकिन बेटा जब आपने इसको यहां पे पटका, डीलोकलाइजेशन कराया, तो रेजोनेंस तो बेटा हो गया, लेकिन प्रॉब्लम बेटा ये आ गई, जब आपने इसको यहां पे डीलोकलाइज किया तो ये जो कार्बन है ये टेट्रावैलेंट से पेंटावैलेंट हो गया। इसमें देखो बेटा ऑक्टेट रूल एक्सपेंड हो रहा है। ऑक्टेट रूल का वायलेशन हो जाएगा। 1 2 3 4 बॉन्ड ये बना चुका है। अगर इसको आप यहां पे पटक दोगे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस कार्बन को वापस से टेट्रावैलेंट करने के लिए हमने इस पाई इलेक्ट्रॉन को इस चौथे कार्बन पे ट्रांसफर करा दिया। देखिए बेटा क्या हुआ, क्या बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जरा देखेंगे सब लोग। डबल हो गया सिंगल, सिंगल हो गया डबल, डबल हो गया सिंगल। इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, और इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव। ओके बेटा, तो इस प्रकार से देखिए वो और ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। तो फिर से बेटा देखेंगे एक बार। पाई इलेक्ट्रॉन को उठा के बगल वाले सिग्मा पे पटका, ये कार्बन आपका भड़बड़ाने लगा। भड़बड़ाने का मतलब इसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपन को करने नहीं होते हैं। तो हमने इसको क्या किया, इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अब जानते हो मैं ये क्यों बोलता हूं कि ऑक्टेट रूल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, डी ऑर्बिटल नहीं होता, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं कर सकता। इसलिए बेटा ऑक्टेट रूल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, अच्छा सुना पहले मेरी बात। ये जो दो स्ट्रक्चर आपने बनाए ये बेटा कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, इनका कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। नो रियल एग्जिस्टेंस। ये बेटा हाइपोथेटिकल होते हैं। बेटा बोलो क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल होते हैं। इनका कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। रियल एग्जिस्टेंस बेटा होता है इन दोनों के हाइब्रिड का। अब सवाल बेटा ये है कि हम लोग इनका हाइब्रिड कैसे बनाते हैं। सुनो बेटा, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखकर हम हाइब्रिड बनाते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, स्केलेटन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिससे जुड़ा है वो उसी से जुड़ा रहेगा। अब देखना, ये स्ट्रक्चर कह रहा है दिस बॉन्ड इज डबल, और ये स्ट्रक्चर कह रहा है दिस बॉन्ड इज सिंगल। तो ना सिंगल ना डबल, इट इज पार्शियल डबल। उसी प्रकार से ना सिंगल ना डबल, इट इज पार्शियल डबल। उसी प्रकार से ना डबल ना सिंगल, पार्शियल। पहले वाले पे कोई चार्ज नहीं, यहां पहले वाले पे पॉजिटिव है, तो यहां पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे आ गया पार्शियल नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल स्ट्रक्चर, और ये एक्चुअल स्ट्रक्चर चीख चीख के कह रहा है कि ऑल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट, पार्शियल डबल। ऑल
बॉन्ड आर इक्विवेलेंट पार्शियल डबल। तो ये दोनों हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं, ना मॉलिक्यूल इस रूप में होगा ना मॉलिक्यूल इस रूप में होगा, मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर ये होगा जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ऑल बॉन्ड आर पार्शियल डबल। तो हमने कैसे कराया बेटा पाई पाई कंजुगेशन? हमने इस पाई इलेक्ट्रॉन को बगल वाले सिग्मा पे पटका, थर्ड वाला कार्बन टेंशन में आ गया तो पाई इलेक्ट्रॉन को चौथे कार्बन पे ट्रांसफर करा दिया। दिस इज कॉल्ड पाई पाई कंजुगेशन। ओके बेटा? अच्छा, अब सुनना बेटा मेरी बात, अब सुनना। आगे बढ़े, ठीक है? इसको आराम से लिख लीजिएगा। ये पहला एग्जाम्पल हमने डील किया है पाई पाई कंजुगेशन के लिए। अब हम अगला एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, उससे आप कुछ और सीखेंगे। जरा देखिएगा, हटाते हैं इसको। जरा अगला एग्जाम्पल देखिए बेटा। अगला एग्जाम्पल बेटा मैंने ये ले लिया, ये ले लिया। आप देख सकते हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल पाई पाई कंजुगेशन आपको दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, देखा बेटा, आपने पाई इलेक्ट्रॉन को बगल वाले सिग्मा पे पटका, इस पे प्लस आ गया, ये डबल से सिंगल हो गया, ये सिंगल से डबल। जैसे ये सिंगल से डबल हुआ ये कार्बन भड़बड़ाने लगा। तो इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपने क्या किया था, आपने इस पाई को इस कार्बन पे ट्रांसफर करा दिया था जिससे इस पर निगेटिव आ गया। समझना बेटा, आप करने को ये कर सकते हो, इस पाई को आप यहां पे ट्रांसफर करा दो, इस पे निगेटिव आ जाएगा और फिर ये निगेटिव फर्दर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। करने को कर सकते हो कि पहले इसको यहां ट्रांसफर करो, फिर निगेटिव आएगा, निगेटिव को आगे ले जाओ। लेकिन मेरा कहना अपने बच्चों से ये है कि जब इस पाई को इस पे ट्रांसफर करा था हमने इसके पहले वाले एग्जांपल, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो ये कंजुगेशन फर्दर एक्सटेंड हो रहा है, डबल सिंगल डबल। जब कंजुगेशन बेटा फर्दर एक्सटेंड हो रहा है तो हम इसको ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? हम सीधे इसको यहां पे पटके और जब ये भड़बड़ाए तो इसको अपन ने इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इसके आगे कंजुगेशन एक्सटेंड नहीं हो रहा है। तो इसकी भड़बड़ाहट को कम करने के लिए हमें इस पाई को इसके ऊपर ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। मैंने क्या बताया फिर समझ लीजिए। अगर कंजुगेशन यहां पे खत्म हो गया होता तो इसकी टेंशन को कम करने के लिए हम पाई को इस पे ट्रांसफर करा देते, लेकिन चूंकि कंजुगेशन एक्सटेंड हो रहा था तो हमने इसको यहां पे पटका, ये टेंशन में आ गया तो इसको इसके ऊपर ट्रांसफर करा दिया। सोचो अगर आगे फर्दर कंजुगेशन हो रहा होता तो इसको भी ट्रांसफर ना कराते, आगे पटकते चले जाते। तो इस प्रकार से देखिए आपने इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बनाया, जगह कम पड़ेगी। मैं ऐसे बना दे रहा हूं, डबल हो जाएगा सिंगल, सिंगल हो जाएगा डबल, डबल हो जाएगा सिंगल, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और यहां पर आ गया बेटा प्लस और यहां पर आ गया बेटा माइनस। ओके, तो इसके पहले वाली और इसमें जरा सा अंतर है। कंजुगेशन जहां पर समाप्त हो तो पाई इलेक्ट्रॉन को लास्ट एटम के ऊपर ट्रांसफर कर दो, और अगर एक्सटेंड हो रहा है तो पाई को बगल वाले सिग्मा पे पटकते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। ओके बेटा, क्या इसका रेजोनेंस हाइब्रिड मेरे को बनाकर दिखाने की जरूरत है? उम्मीद करते समझ गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, सारे बॉन्ड क्या होंगे बेटा बोलो? पार्शियल डबल होंगे, इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। क्लियर?
ओके बेटा, अगर सीधे हम इसको मान लें, वैसे तो अगर देखा जाए तो इस प्रकार से बना सकते हैं और सारे बॉन्ड क्या होंगे, पार्शियल डबल होंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद अगर हम एक अगला एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए। ये देखिए अपने एग्जांपल पे धीरे से आ गए हैं, दैट इज बेंजीन। ठीक है, आप लोगों को दिखाई तो पड़ ही रहा होगा, इसमें भी पाई पाई कंजुगेशन है, इसमें भी पाई पाई कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। हमने क्या किया, इस पाई को बगल वाले सिग्मा पे पटका, आप समझ गए होंगे ये कार्बन टेंशन में आ गया। आप लोग बताइएगा अगर समझ में आया था तो हम इस पाई को इस चौथे कार्बन पे ट्रांसफर करें या बगल वाले सिग्मा पे पटके, बताओ। तो अगर ये पाई बॉन्ड ना होता तो इसको हम इस कार्बन पे ट्रांसफर कर देते, क्योंकि कंजुगेशन आगे जा रहा है तो हमने इसको बगल वाले सिग्मा पे पटका, ये वाला कार्बन टेंशन में आ गया तो इसको मैंने इस कार्बन पे पटका, ये टेंशन में आ गया तो इसको आप पटकी चुके थे। तो अगर ध्यान से देखें, अगर ध्यान से हम लोग देखें तो डबल हो गया सिंगल, सिंगल हो गया डबल। और आप देख सकते हैं इसके पहले के दो एग्जाम्पलों में एक छोर पे पॉजिटिव और दूसरे छोर पे नेगेटिव आ रहा था, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पाई पाई कंजुगेशन साइक्लिक मैनर में हो रहा है। इस कार्बन पे पॉजिटिव आया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए और ये इलेक्ट्रॉन घूमकर वापस से इसी के पास पहुंच रहे हैं, तो पॉजिटिव ने नेगेटिव को कैंसिल कर दिया, इसलिए कोई भी चार्ज नहीं आया। तो इस प्रकार से देखिए ये बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कैकुल स्ट्रक्चर। न ये रियल होगा न ये रियल होगा, इसका रियल स्ट्रक्चर होगा इन दोनों का हाइब्रिड, जो आपसे चीख चीख कर कहेगा ना कोई बॉन्ड डबल है ना कोई बॉन्ड सिंगल है, ऑल बॉन्ड्स आर एक्चुअली पार्शियल डबल। ओके, आप देख सकते हैं बेटा, पहला वाला स्ट्रक्चर कह रहा था कि ये बॉन्ड प्योरली डबल होगा 1.34 एंगस्ट्रॉम। दूसरा वाला कह रहा था ये बॉन्ड प्योरली डबल होगा 1.54 एंगस्ट्रॉम, जबकि सच्चाई है कि सिंगल से थोड़ा छोटा और डबल से थोड़ा लंबा होगा 1.39 एंगस्ट्रॉम। दिस इज एक्चुअल बेंजीन। आप लोग जो बेंजीन के अंदर जल्दीबाजी में गोला बना देते हैं, वो एक्चुअली गोला क्या होता है, वो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। दिस इज एक्चुअल बेंजीन वेयर ऑल कार्बन आर sp2 hybridized and it is planar। sp2 का मतलब बॉन्ड एंगल होगा 120, और ध्यान रखना 120 के 18 एंगल होते हैं बेंजीन के अंदर। क्यों? सुनो, सुन लो। sp2 का मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर, 120 का 1, 120 के 2, 120 के 3। जब एक एटम sp2 होता है तो 120 के 3 एंगल होते हैं। सोचो, एक कार्बन sp2 होता तो 120 के 3 एंगल होते, 6 कार्बन अगर sp2 है तो 6 तिहाई 18 एंगल्स होंगे। राइट बेटा? तो इस प्रकार से देखिए आपने पाई पाई कंजुगेशन में 3 एग्जाम्पल देखे। राइट? जब भी बेटा मैं ये तीसरा वाला एग्जाम्पल पढ़ाता हूं तो यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा अबाउट द रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? इसे बेटा हम लोग एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन भी कहते हैं।
इसे बेटा हम लोग एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होती है उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होती है। जब भी कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, गारंटी है रेजोनेंस एनर्जी इन्वॉल्व होगी, और जब रेजोनेंस एनर्जी इन्वॉल्व होगी तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ेगी। राइट, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन is 36 किलो कैलोरी पर मोल। याद करना है बेटा आपको। एंड लास्ट पॉइंट इज कि रेजोनेंस एनर्जी को हम कैसे निकालते हैं। मेरे पास जगह नहीं है, आप यहां पे लिखिएगा, आप यहां पे लिखिएगा, मैं उसको हटा रहा हूं। व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? आप लिखेंगे इट इज difference of energy between most stable resonating structure and resonance hybrid। किसी मॉलिक्यूल के जो ढेर सारे आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनमें से जो मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो उसकी एनर्जी और हाइब्रिड की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, हम उसे उसकी रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। मतलब रेजोनेंस एनर्जी बराबर, जैसे बेंजीन की बात करें, इसका मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैकुल वाला ही होता है, और माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ऐसा कर लो या पहले ऐसे लिख लो, पहले ऐसे लिख लो कि एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। मैं जनरल फॉर्म में लिख लो, बेंजीन के फॉर्म में एक सवाल करा दे, और आप चाहो तो अपनी कॉपी में छोटा छोटा लिख लेना कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल वाला। ओके, तो व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? इट इज एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन फॉर बेंजीन, इट इज 36 किलो कैलोरी पर मोल, एंड इट इज डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। राइट, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन लिखेंगे। इफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ benzene and cyclohexene is X and Y kilojoule per mole, then calculate resonance energy of benzene। ठीक है, देखिए बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का यहां पर मतलब एनर्जी से ही है। आपको उन्होंने बेंजीन का एनर्जी दिया, बेटा बेंजीन मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड, इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट। आपसे उन्होंने पूछा कि बताइए रेजोनेंस एनर्जी क्या हो, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाई रेजोनेंस एनर्जी बराबर होगा एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज कैकुल स्ट्रक्चर, माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखिए बेंजीन का एनर्जी उन्होंने दे दिया है X,
तो इसके स्थान पर तो आपने रख दिया x। अब सवाल बेटा ये है कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी हम कैसे पता करें। देखो इन्होंने बेटा साइक्लोहेक्सीन, समझना मेरी बात, इन्होंने साइक्लोहेक्सीन का इंटरनल एनर्जी दिया है y। सोचो एक पाई बॉन्ड के कारण अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन y है तो 3 पाई बॉन्ड के कारण हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 3y होगा। मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी आ जाएगा 3y। तो इसलिए व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी, इट इज 3y माइनस x। दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, तो रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब है बेंजीन और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है कैकुल वाला जिसमें 3 पाई बॉन्ड हो। एक पाई बॉन्ड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर y है तो 3 पाई बॉन्ड का होगा 3y। तो रेजोनेंस एनर्जी बेटा कितना हो गया 3y माइनस 1, 3y माइनस x। ओके बेटा, तो इस प्रकार से आप लोगों ने पाई पाई कंजुगेशन को पढ़ा। जब आप इतना पढ़ लें आप वीडियो को कम से कम 5 मिनट के लिए पॉज करेंगे और जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके स्ट्रक्चर आप अपने हाथ से बनाएंगे। ऐसे ऐसे पटक पटक के आप उसको बनाएंगे और सोचेंगे। राइट? आई होप आप लोगों ने पाई पाई कंजुगेशन को वीडियो को 5 मिनट पॉज करके अपने हाथों से घुमा घुमा कर देखा होगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए होंगे। अब बड़ा पहला एग्जांपल था पाई पाई कंजुगेशन जो खत्म हुआ। अब दूसरा एग्जांपल बेटा हमारे पास है पाई पी कंजुगेशन। देखिए बेटा पाई पी कंजुगेशन किसे कहते हैं समझिएगा। सबसे पहले आपको इसकी एक बेसिक कंडीशन बता दें, समझना। एक ऐसा एटम जिसपे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, अनपेयर्ड हो या लोन पेयर, ठीक, वो एक एटम किसी दूसरे एटम से जुड़ा हो सिंगल से और दूसरे और तीसरे के बीच में हो डबल बॉन्ड। अगर ये कंडीशन कहीं पे दिखाई पड़े तो हम उसे कहते हैं पाई पी कंजुगेशन। कुछ मत करना बच्चों, सिंपल, डबल को कर देना सिंगल, सिंगल को कर देना डबल, और ये सारा टीम झाम पहले से उठाकर तीसरे पे पटक देना। दिस इज कॉल्ड पाई पी कंजुगेशन। ओके, सुनते रहना बेटा। यहां से आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि पाई पी कंजुगेशन एक्चुअली में 4 प्रकार का है। पाई बॉन्ड कार्बोकैटायन कंजुगेशन, पाई बॉन्ड कार्बेनायन कंजुगेशन, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल कंजुगेशन और पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन। तो ये कंजुगेशन एक्चुअली में 4 प्रकार का है। चारों में एक समानता है कि एक एटम दूसरे जुड़ा होगा सिंगल से, दूसरे और तीसरे के बीच में होगा डबल बॉन्ड। डबल कर देना सिंगल, सिंगल कर देना डबल, और ये सारी चीजें पहले से पहुंच जाएंगी तीसरे के पास। ओके, अच्छा सुनना बेटा, ये एक सिंपलेस्ट तरीका हो गया पाई पी को करने का। कि अगर तुम कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना चाहते हो तो जैसे मैंने पाई पाई को समझाया कि कैसे इलेक्ट्रॉनों को उठा के पटक रहे हैं, कैसे ऑक्टेट रूल का वायलेशन हो रहा है, कैसे फिर से उठा के पटक रहे हैं, ये करना बहुत जरूरी है। तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हम इसको आगे लेकर जा रहे हैं। आइए बेटा, 1 बाय 1 हम लोग सारे पढ़ेंगे। पहला, पाई बॉन्ड
कार्बोकैटायन कंजुगेशन। पाई बॉन्ड कार्बोकैटायन कंजुगेशन। देखिए बेटा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये होगा एक एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे जुड़ा सिंगल से, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड। डबल हो जाएगा सिंगल, सिंगल हो जाएगा डबल, चार्ज पहले से चला जाएगा तीसरे के पास। इसमें तो कोई संदेह नहीं। अब सवाल ये है कि हमने कराया कैसे होगा, तो वही देखिए, उसी में मजा है। हमने कुछ नहीं किया, हमने इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाकर कार्बोकैटायन वाले सिग्मा पे पटक दिया। जैसे उठा के पटका, जैसे उठा पटक किया आपने, वैसे हमने बोला कि रेजोनेंस हो गया। सवाल यह है, जब पाई पाई कंजुगेशन में आपने ऐसे पटका था तो बगल वाला कार्बन टेंशन में आ गया था। लेकिन आप जरा यहां पर देखिए, जब आपने इसको यहां पे पटका तो क्या ये कार्बन टेंशन में आया? नहीं आया। क्यों? देखिए, इस समय ये कार्बन ट्राईवैलेंट है। अगर इसको यहां पे पटकोगे, ये डबल कर दोगे तो ये टेट्रावैलेंट हो जाएगा, और टेट्रावैलेंट का मतलब होता है 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यस, जब भी बेटा पाई बॉन्ड कार्बोकैटायन कंजुगेशन कराना होता है, हम सिंपल इस पाई इलेक्ट्रॉन को बगल वाले सिग्मा पे ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए क्या हुआ, डबल हो जाएगा सिंगल, सिंगल हो जाएगा डबल, और जब आपने इसको इधर पटका तो इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, इस पर आ गया पॉजिटिव, और इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो इसका पॉजिटिव खत्म हो गया। फिर देखिए भाई, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं थे? एक इसका था, एक इसका था। दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो इसका इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे आ गया पॉजिटिव, और इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? इसके पास गया, तो इसका पॉजिटिव क्या हो गया? खत्म हो गया। ओके, तो इस प्रकार से हमारे बच्चे अगर कॉन्फिडेंस करना चाहते हैं तो ऐसे उठा पटक करना सीखें तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। दिस इज पाई बॉन्ड कार्बोकैटायन कंजुगेशन। रेजोनेंस हाइब्रिड उम्मीद करते हैं आप बना लेंगे। दोनों बॉन्डों को कर दीजिएगा पार्शियल डबल, और किनारे वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो पाई बॉन्ड कार्बोकैटायन कंजुगेशन क्लियर। जैसे जैसे इसी को समझाने के लिए आइए एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, एक और लेते हैं, हटाए इसको। पाई बॉन्ड कार्बोकैटायन कंजुगेशन, एक एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे जुड़ा है सिंगल से, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड। डबल हो जाएगा सिंगल, सिंगल हो जाएगा डबल, चार्ज पहले से चला जाएगा तीसरे के पास। ओके, जैसे मान लीजिए इसी के ऊपर एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए। मैंने ये दिया, मैंने आपसे पूछा बताइए इसके कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसको काउंट करके। ध्यान देना बेटा, एक बात मेरी सुन लीजिए, जब भी आपसे टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछे जाया करे और आपको पाई पाई कंजुगेशन भी दिखाई पड़े और आपको पाई पी कंजुगेशन भी दिखाई पड़े, तो आप हमेशा कराया करो पाई पी कंजुगेशन। पाई पाई कराने की जरूरत नहीं है, आप पाई पी कंजुगेशन कराएंगे सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। वैसे मैं बनाने जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इलेक्ट्रॉनों को घुमा घुमाकर बनाने का प्रयास करना। खैर मैं बनाने जा रहा हूं। क्या देखिए, सबसे पहले कॉमन भाषा में समझ लो, एक एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे जुड़ा सिंगल से, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड। पाई बॉन्ड कार्बोकैटायन कंजुगेशन है, डबल हो जाएगा सिंगल, सिंगल हो जाएगा डबल, प्लस पहले से चला जाएगा तीसरे के पास,
इन तीनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कॉमन भाषा में समझ ली। हमें इस भाषा में इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट किस भाषा में, आप उस पर ध्यान दीजिए। हमें तो मतलब इसमें है कि आपने पाई इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और कार्बोकेटायन वाले सिग्मा पे पटक दिया। हम तो कहेंगे अब रेजोनेंस हो गया। इन तीनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। क्योंकि 4-5 स्ट्रक्चर इसके बनेंगे तो हम बीच में डिस्टर्ब ना हो, तो मैं सभी का स्केलेटन बना ले रहा हूं। आप लोग भी बना लिया करो स्केलेटन, ताकि बार बार समय खराब ना हो। आइए देखिए बेटा, इन तीनों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इज इट क्लियर? ओके। ये डबल से सिंगल, ये सिंगल से डबल। ओके, चार्ज आ गया यहां। इज इट क्लियर बेटा? अच्छा, अगेन देखो, एक एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे जोड़ा सिंगल से, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल। फिर से पाई बॉन्ड कार्बोकेटायन कंजुगेशन है, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट क्या है, हमने इस पाई को पकड़ा और कार्बोकेटायन वाले सिग्मा पर पटक दिया। क्लियर? पटको बेटा। इन तीनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे कोई फर्क नहीं, इस पे कोई फर्क नहीं, और इस पे कोई फर्क नहीं। ये डबल से सिंगल हो जाएगा, वो सिंगल से डबल हो जाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। आगे बढ़े। एक एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे जोड़ा सिंगल से, दूसरे और तीसरे में डबल बॉन्ड। फिर से पाई बॉन्ड कार्बोकेटायन कंजुगेशन है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं। मुझे इसको यहां से उठाकर यहां पे पटकने में ज्यादा इंटरेस्ट है। ना इस पे कोई फर्क, ना इस पे कोई फर्क, ना इस पे कोई फर्क। ये हो जाएगा डबल और चार्ज आ गया यहां पर। अब जरा मेरे छात्र ध्यान से देखें, जब यहां पे पॉजिटिव आया तो दो कंडीशन बन रही। ये राइट में भी जाकर डिलोकलाइज हो सकता है और ये ऊपर भी जाकर डिलोकलाइज हो सकता है। मतलब यहां से आगे जाने पर दो रास्ते मिल रहे हैं। सब ध्यान से देखिए। अगेन समय बचाने के लिए मैं वापस से स्केलेटन ड्रॉ कर ले रहा हूं। देखो बेटा, इन दोनों पे कोई फर्क नहीं। ओके, सुनना, अगर ये ऊपर गया, मतलब इसको आपने यहां पटका, इस पे कोई फर्क नहीं। आपने इसको यहां पटका तो ये हो गया डबल, ये सिंगल, और चार्ज यहां आ गया। इज इट क्लियर? मतलब आप इसको ऊपर ले गए। जब आप इसको ऊपर ले गए तो क्या फर्दर आगे जाएगा? नहीं, क्योंकि आगे जाने पर रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है। एक एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे जोड़ा सिंगल से, दूसरे और तीसरे फिर से सिंगल आ गया, तो फर्दर आगे कोई रेजोनेंस नहीं होगा। और वापस जाने का मतलब नहीं है, वरना वापस से पुराने वाले स्ट्रक्चर बनने लगेंगे। अगर इसको आपने यहां पे पटका, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, तो ये हो जाएगा डबल और पॉजिटिव आ जाएगा यहां। क्लियर बेटा? आप देखिए बेटा, ये भी आगे फर्दर डिलोकलाइज नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको अगर जोड़ते हुए देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर तो सर सेम लग रहे हैं, आपकी गलतफहमी है। आप देखिए, इस रिंग के जो बॉन्ड हैं जस्ट रोटेट हो चुके हैं। आप ध्यान से अगर देखें, आप ध्यान से अगर देखिए तो बॉन्ड रोटेट हो गए हैं। पहले डबल सिंगल डबल अलग फैशन में थे, अब डबल सिंगल डबल अलग फैशन में है। ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से इसको जोड़ते हुए कुल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। ओके बेटा? तो ध्यान रखना बेटा, हमें उस कॉमन भाषा में इंटरेस्ट नहीं है कि एक एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे जोड़ा सिंगल से, दूसरे और तीसरे में डबल। हमें इंटरेस्ट है इस प्रकार से बॉन्ड को रोटेट कराने में।
ओके बेटा, चलिए। तो पाई बॉन्ड कार्बोकेटाइन कंजुगेशन के बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस करिएगा घर पर जब तक ये सारे आप बना ला लें। दूसरा बेटा है पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल कंजुगेशन। देखिए, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल कंडीशन बेटा फिर से वही होगी, एक एटम जिसपे अनपेयर इलेक्ट्रॉन दूसरे जुड़ा सिंगल से, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा डबल, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पहले से पहुंच जाएगा तीसरे के पास। यहां पे ज्यादा केस नहीं बनते हैं, फिर भी थोड़ा समझा दे रहे हैं। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन पिक्चर में आ रहा है तो ये तो गारंटी है बेटा कि होमोलिसिस हुई होगी। हाँ देखो बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन में दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन थे, होता क्या है यहां पर होमोलिसिस हुई, ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हुए, फिर इन दोनों ने अपने अपने अनपेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया और ये वाला बन गया। और ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत तो होती नहीं है, तो सिंपल ये होमोलिसिस होगी, एक अनपेयर इस पर एक अनपेयर इस पर, ये दोनों अपने साझा कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, वो वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल कंजुगेशन में एज सच कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। ओके बेटा, हाँ इसके आगे जो हम लोग जा रहे हैं वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पाई बॉन्ड कार्बन आयन कंजुगेशन। पाई बॉन्ड कार्बन आयन कंजुगेशन कंडीशन वही है, एक एटम जिस पर नेगेटिव चार्ज दूसरे जुड़ा जिंगल से, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड, क्या होगा क्या होगा, डबल हो जाएगा सिंगल, सिंगल हो जाएगा डबल, चार्ज पहले से पहुंच जाएगा तीसरे के पास। ये एक कॉमन तरीके से आपने किया, हम लोग को लेकिन कॉमन तरीके से नहीं करना, हम लोग को तो उठा पटक करके करना है। देखिए, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन भी है, नेगेटिव के रूप में लोन पेयर भी है। समझना, जब यहां पे प्लस था कार्बोकेटाइन में तो आपने पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज किया था। अब देखना, हमने नेगेटिव वाले इस लोन पेयर को सटे हुए सिग्मा पे डिलोकलाइज किया, ये कार्बन टेंशन में आ गया, पेंटावेलेंट हो गया, वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी टेंशन को खत्म करने के लिए हमने इस पाई इलेक्ट्रॉन को थर्ड कार्बन पे ट्रांसफर करा दिया। क्लियर? ये सिंगल से डबल हो गया, ये डबल से सिंगल हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका नेगेटिव खत्म, इस पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया। दिस इज पाई बॉन्ड कार्बन आयन कंजुगेशन। लोन पेयर को सटे हुए सिग्मा पे पटका, कार्बन टेंशन में आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन को इस पर ट्रांसफर करा दिया। अगर मेरे छात्र जरा मुझे यह बताएं कि सोचो बेटा, अगर कंजुगेशन यहां पे खत्म ना हो रहा होता, मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी होती, ये होता, समझे बेटा? तो देखो बेटा, अगर आपसे टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछे जाते तो अब आराम आराम से इसको यहां पटकते, इसको यहां ट्रांसफर करते, एक स्ट्रक्चर बनाते, फिर उस स्ट्रक्चर में नेगेटिव को यहां पटकते, इसको यहां ले जाते, तीसरा स्ट्रक्चर बनाते। अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछे जाते तो, अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पूछे गए हैं तो क्या मैं इस नेगेटिव को डायरेक्ट यहां पर पहुंचा सकता हूं? बिल्कुल पहुंचा सकता हूं। ये यहां पे पटका, ये टेंशन में आ गया, अब अपन ने ऊपर वाले में इस पाई को थर्ड कार्बन पे ट्रांसफर कराया, यहां पे थर्ड कार्बन पे ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंजुगेशन एक्सटेंड हो रहा है। हमने इसको यहां पटका,
ये टेंशन में आ गया, अब इसको हमने इसके ऊपर ट्रांसफर करा दिया। आगे कंजुगेशन होता तो इसको भी सिग्मा पे पटकते, कंजुगेशन स्टॉप हो गया तो लास्ट कार्बन पे ट्रांसफर करा दिया। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, देखिए सिंगल हो गया डबल, डबल हो गया सिंगल, सिंगल हो गया डबल, डबल हो गया सिंगल, इसका चार्ज खत्म और इस पर आ गया नेगेटिव। तो पाई बॉन्ड कार्बन आयन कंजुगेशन। ओके बेटा, पाई बॉन्ड कार्बन आयन कंजुगेशन में एक एग्जांपल हम लोग और करेंगे। एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं। ठीक है, या आप लोग वीडियो को पॉज करके इसके सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछे जाए तो डायरेक्ट लास्ट तक नहीं पहुंचाते हैं, 1 बाय 1 आराम से काम करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको जोड़ते हुए सारे स्ट्रक्चर बनाइएगा। राइट, खैर ठीक है, आगे देखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए लोन निगेटिव वाले लोन पेयर को सटे हुए सिग्मा पे पटका और पाई को थर्ड कार्बन पे ट्रांसफर कराया। इस पे कोई फर्क नहीं, इस पे कोई फर्क नहीं, ये डबल हो गया, यहां पर निगेटिव आ गया। राइट बेटा, अगेन देखिए इसको सटे हुए सिग्मा पे पटका, इसको यहां पे ट्रांसफर कराया, कोई दिक्कत नहीं, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं, ये डबल हो गया, निगेटिव यहां पर आ गया। अभी भी खेल स्टॉप नहीं हुआ है, फिर से देख सकते हैं। इस निगेटिव को सटे हुए सिग्मा पे पटका, ये कार्बन टेंशन में आ गया तो पाई को थर्ड एटम पे ट्रांसफर करा दिया, तो इसका स्ट्रक्चर एक ये बन जाएगा। इस पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, ये डबल हो गया, सिंगल हो गया, नेगेटिव यहां पहुंच गया। तो टोटल कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 4, 1 2 3 4। राइट, ओके। तो पाई बॉन्ड कार्बन आयन कंजुगेशन। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमसे ना पूछे जाते तो क्या मैं इस नेगेटिव को डायरेक्ट इस ऑक्सीजन पे नहीं पहुंचा सकता था? बिल्कुल पहुंचा सकता था। अगर आप लोगों ने ये लिख लिया हो तो मैं थोड़ा गंदा करना चाहूंगा। अगर आपने लिख लिया हो, सुनना बेटा, सोचो, अगर बेटा हमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ना पूछे जाते तो इस नेगेटिव को मैं सीधे वहां पर पहुंचाता। ये यहां गया, ये भड़बड़ा गया, टेंशन में आ गया, इसको आपने इस पे ट्रांसफर कराया। चूंकि कंजुगेशन आगे एक्सटेंड हो रहा है तो मैंने इसको सिग्मा पे पटका, इसको इस सिग्मा पे पटका और अब इस पाई को इसके ऊपर ट्रांसफर करा दिया, तो ये स्ट्रक्चर डायरेक्ट उस स्ट्रक्चर में बदल गया। ओके, सो दिस इज अबाउट द पाई बॉन्ड कार्बन आयन कंजुगेशन। राइट बेटा, लास्ट बेटा पाई पी कंजुगेशन में लास्ट है पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन। कंडीशन फिर से बेटा वही है,
एक एटम जिस पर लोन पेयर दूसरे जुड़ा है सिंगल से, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो बेटा, सुना बेटा, बेटा पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन और पाई बॉन्ड कार्बन आयन कंजुगेशन एक दूसरे की फोटोकॉपी है, बिल्कुल फोटोकॉपी है। यहां पे लोन पेयर निगेटिव के रूप में था, यहां पे लोन पेयर के रूप में है, बिल्कुल फोटोकॉपी। ये टेंशन में आ गया, इसको यहां पे ट्रांसफर कर दिया। ओके, अच्छा अंतर देखिए दोनों में क्या है। दोनों का जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो दोनों में देखिए अंतर क्या है। जब निगेटिव से इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो वो न्यूट्रल में बदल गया। ये किससे बदल गया? न्यूट्रल। यही तो बनेगा। जब निगेटिव से इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो वो न्यूट्रल में बदल गया। ठीक है, ये तो बेटा पहले से ही न्यूट्रल है, और न्यूट्रल से अगर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो जाहिर सी बात है बेटा उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, निगेटिव आ गया, यहां पर भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, निगेटिव आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देखिए दोनों में जरा सा अंतर है, कराने का तरीका सेम है। हमने लोन पेयर को जस्ट लाइक टू निगेटिव सटे हुए सिग्मा पे पटका और फिर पाई इलेक्ट्रॉन को थर्ड एटम पे ट्रांसफर कराया। अंतर ये, निगेटिव से इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो वो पॉजिटिव हो गया। बस ये अंतर। ओके बेटा, तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन क्या किया? खत्म किया। अच्छा बेटा सुना, बेटा मेरी बात सुना। पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन में मान लो हम आपसे कहें एनिलीन, चलिए हमें एनिलीन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। देखिए एक एटम जिस पे लोन पेयर दूसरे जुड़ा सिंगल से, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड, लोन पेयर को सटे हुए सिग्मा पे पटका, सेकेंड एटम टेंशन में आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन को थर्ड एटम पे ट्रांसफर करा दिया। राइट, स्केलेटन ड्रॉ कर लेता हूं थोड़ा समय बचाने के लिए। ठीक है, आगे आप कर लीजिएगा। तो सिंगल से हो गया डबल, अच्छा इन पर कोई फर्क पड़ा नहीं, ये डबल से हो गया सिंगल, समझना। इसका लोन पेयर चला गया, पॉजिटिव आ गया, और इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, इस पर नेगेटिव आ गया। अब ध्यान दे बेटा, एनिलीन में रेजोनेंस स्टार्ट हुआ पाई बॉन्ड लोन पेयर से, और जब इसने स्टार्ट किया तो अब यहां पे नेगेटिव आ गया। पाई बॉन्ड कार्बन आयन कंजुगेशन कराने का तरीका फिर से वही पुराना वाला है। लोन पेयर जो नेगेटिव के रूप में है लगे हुए सिग्मा पे पटकेंगे और पाई इलेक्ट्रॉन को थर्ड एटम पे ट्रांसफर करेंगे। इस पर कोई फर्क नहीं, इस पर कोई फर्क नहीं। ये सिंगल से हो जाएगा डबल, ये डबल से हो जाएगा सिंगल, नेगेटिव यहां पर आ जाएगा। आगे फिर से देखिए कंडीशन बन रही है, मैं स्केलेटन ड्रॉ कर ले रहा हूं, आप फिर से देखिए कंडीशन बन रही है। एक एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज दूसरे जुड़ा सिंगल से, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड, कराने का तरीका वही है, इस पर कोई फर्क नहीं, इस पर कोई फर्क नहीं, और ये डबल हो गया, इस पर नेगेटिव आ गया। आप देखिए फिर से कंडीशन बन रही है, एक एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज दूसरे जुड़ा सिंगल से, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड, नेगेटिव वाले लोन पेयर को सटे हुए सिग्मा पे पटका, ये कार्बन टेंशन में आ गया, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को थर्ड एटम पे ट्रांसफर कर दिया। देखिए जरा बेटा इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा डबल,
ये हो जाएगा सिंगल, समझना। इसका नेगेटिव खत्म, और जब ये नेगेटिव इस पर पहुंचेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव को खत्म कर देगा और ये वापस से न्यूट्रल हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए इसके कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, 1 2 3 4 5। ध्यान रखिएगा कुछ लोगों को लगता है पहला वाला और लास्ट वाला सेम है। भाई ये सेम कैसे हो गया? बेंजीन रिंग में कंजुगेशन हो चुका है, बॉन्ड रोटेट हो चुके हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, इस प्रकार से बेटा आज आप लोगों ने सारे प्रकार के कंजुगेशन पढ़े। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा, रेजोनेंस कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं, कैसे कराया जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, बॉन्ड रोटेशन करा करा कर हमने पूरा का पूरा रेजोनेंस यहां पर सीखा। आज आप समझिए कि रेजोनेंस का सिर्फ आगाज हुआ है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बहुत सारे एप्लीकेशन है बच्चों रेजोनेंस में। कल जब आप लोग इसके आगे का लेक्चर देखने आएंगे तो आपको जितने भी मैंने केस कराए हैं आपको घर पर खूब प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ऐसे करके खूब प्रैक्टिस करनी। ओके, तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कुछ बातें हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके ओके बेटा, थैंक यू।